नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग लेवरेज चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर रंजन पेरीवाल सर का वीडियो देख लेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे चीज़ों को। इस सवाल में आपको इनकम स्टेटमेंट दिया गया है और कहता है कि DFL, DOL और DCL निकालो। तो इन तीनों का फार्मूला अगर जान ले तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। फार्मूला कैसे निकलेगा? DOL का मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट पर डिपेंडेंट रहता है। यहीं पर इसका ट्रिक छिपा हुआ है। तो हम लोग का फार्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये क्यों बना? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर में कंट्रीब्यूशन है और फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे में EBIT है, इसीलिए कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इसी तरह से DFL जब निकाल रहे हैं तो DFL का मतलब होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, और फाइनेंशियल लेवरेज हमेशा डिपेंडेंट होता है इंटरेस्ट पे। तो वही यहाँ टेक्निक लगाएंगे, EBIT अपॉन EBT। इंटरेस्ट के ऊपर में EBIT, इंटरेस्ट के नीचे में EBT। दोनों निकल गया, DOL और DFL। अब DCL की बात करें तो DCL जो होता है वो कॉम्बाइंड लेवरेज होता है डॉल का और DFL का। तो डॉल और DFL को जब इंटू कर देंगे तो फार्मूला निकल के आएगा DCL का। इसीलिए यहाँ पर फार्मूला निकल के आया कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब सारा डेटा हम लोगों को दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट के फॉर्म में, हम लोग पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस सवाल में कहता है कि डॉल, DFL, DCL निकालो, लेकिन इनकम स्टेटमेंट नहीं दिया है। इनकम स्टेटमेंट को बनाने का डेटा दे दिया गया है। जैसे कि कहता है कि एनुअल सेल 60 लाख है, सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 150% है। यहाँ पर देखिए सेल टू वेरिएबल कॉस्ट बोला है, लेकिन हम लोगों को वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख है और 30 लाख का डिवेंचर पर 11% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप खुद से ही इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, उसके बाद डॉल, DFL, DCL निकाल लीजिए। तो चलिए वही करते हैं। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल लिखे हैं 60 लाख, उसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन वेट, वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों का कैसे दिया है? सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है। तो वर्किंग नोट 1 में हम लोग क्या करेंगे, सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लिखेंगे और 150% लिख देंगे। इसमें हम लोग सेल का वैल्यू पुट करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट को निकाल लेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। बस वेरिएबल कॉस्ट आ गया और सीधा सीधी हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। जैसे इनकम स्टेटमेंट हम लोग का बन जाएगा, डॉल, DFL, DCL का फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस सवाल में कहता है कि एक कंपनी 5000 यूनिट बनाता है, कंट्रीब्यूशन है 60 रुपीज़ पर यूनिट, ऑपरेटिंग लेवरेज 24 है और टैक्स रेट 30% है। आपको अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकालना है, यानी EAT निकालना है। तो कॉम्बाइंड लेवरेज दिया है तो इसका फॉर्मूला में पुट करेंगे। कॉम्बाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBT। कंट्रीब्यूशन हम लोगों को दिया हुआ है 5000 यूनिट इंटू 60 रुपीज़ पर यूनिट, 3 लाख कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। EBT नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉम्बाइंड लेवरेज दिया हुआ है। पुट करेंगे तो EBT निकल के आएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पर EBT निकल के आ रहा है और हम लोगों को चाहिए EAT, तो EBT में टैक्स लेस कर देंगे तो EAT निकल के आ जाएगा। सो सिंपल। इस सवाल में आपको EBIT, EPS, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए कहा है, और 4 कंपनी है PQRS। सारा का डेटा दिया गया है। हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद फार्मूला में पुट करेंगे और सारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इसे रीड कर लें। ये सवाल बहुत ही सिंपल है। आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपको DFL, DOL और EPS कैलकुलेट करना है। सिंपल है। लेकिन यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जे लिमिटेड इंस्टॉलेशन के लिए 80 लाख रुपए यूज़ कर रहा है, जिसमें से किसको सेल्स रिवेन्यू 90 लाख होगा। तो हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सेल्स लिखेंगे 90 लाख, 80 लाख नहीं लिख दीजिएगा। ये सिली मिस्टेक हो सकता है। इस सवाल में इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए डेटा दिया है और 5 सवाल पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। उसके बाद पहला सवाल में कहता है ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लेंगे। दूसरा सवाल में फाइनेंशियल लेवरेज DFL निकाल लेंगे। तीसरा सवाल में कॉम्बाइंड लेवरेज, ये भी निकाल लेंगे। चौथा सवाल में कहता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है? जो हम लोगों ने कमाया अपॉन कितना शेयर कैपिटल लगा करके कमाया। तो शेयर कैपिटल हम लोगों ने लगाया था 10 लाख और कमाया कितना? 50,000। तो हम लोग कितना रिटर्न कमाए हैं? 10 लाख पे 50,000 कमाए हैं, तो 50,000 अपॉन 10 लाख आया 5%। हम लोग 5% रिटर्न कमाए हैं। अब लास्ट वाला है कि अगर सेल 6 लाख से बढ़ जाता है तो न्यू EBIT क्या होगा? तो फिर से इनकम स्टेटमेंट बना देंगे, लेकिन अब की बार सेल्स को 6 लाख से बढ़ा देंगे। पहले 24 लाख था, अब 30 लाख कर देंगे। इससे वेरिएबल कॉस्ट भी बदल जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 50% था, तो अब 30 लाख का 50% 15 लाख हो जाएगा। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा, वो 10 लाख था, अभी भी 10 लाख रहेगा। इससे हम लोग को EBIT मिल जाएगा। इस सवाल में आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा है कंपनी A का और कंपनी B का,
लेकिन कुछ डेटा जो ज़रूरी है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए वो नहीं दिया है। जैसे कंपनी ए में सेल्स ही नहीं दिया है और कंपनी बी में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है। तो ठीक है, जो बाकी डेटा दिया हुआ है उसका मदद से ही हम लोग मिसिंग वैल्यू को निकालेंगे और फिर इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। कंपनी ए के केस में सेल्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल लेवरेज का पहले फार्मूला लगाएंगे। फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। तो लेट EBT बी एक्स एंड EIT बी 5x। क्योंकि EBIT अपॉन EBT 5:1 है, इसीलिए EBT को हम लोग x बनाए हैं और EBIT को 5x माने हैं और फार्मूला में पुट किए हैं। वही फार्मूला में पुट करेंगे जिसमें EBT और EBIT दोनों रहे। तो ये कौन सा फार्मूला में होता है? जब हम लोग EBT निकालते हैं तो EBIT माइनस इंटरेस्ट करते हैं। तो इसी फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे x और 5x को और हम लोग x निकाल लेंगे। x निकल के जैसे ही आया 3000, तो हम लोगों को EBT मिल गया 3000 और EBIT मिल गया 5 × 3000 यानी 15000। अब हम लोगों को यहाँ पर EBT और EBIT मिला है, लेकिन हम लोगों को तो सेल्स का ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं, EBIT मिल गया और EBIT अगर मिल गया है उसमें अगर फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और जैसे ही कंट्रीब्यूशन मिल गया और फिर वेरिएबल कॉस्ट मालूम है तो सेल्स निकल के आ जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग रिवर्स चले। सबसे पहले EBIT और EBT निकाले। EBT निकला तो EBT में फिक्स्ड एक्सपेंस को जोड़ करके कंट्रीब्यूशन निकाले। अब कंट्रीब्यूशन मिला तो कंट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट जोड़ के सेल्स निकाले। तो हम लोग नीचे से ऊपर गए, हम लोगों को सेल्स मिल गया। जैसे ही सेल्स मिल गया हम लोग आराम से कंपनी ए का इनकम स्टेटमेंट बना दिए। कंपनी बी के केस में क्या करेंगे? कंपनी बी के केस में ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला दिया है 4:1। तो हम लोग लिखेंगे DOL इजिकल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। यहाँ पर हम लोगों को DOL तो मालूम है, लेकिन ध्यान से देखें तो कंट्रीब्यूशन भी मालूम है। अब वो कैसे? हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कंपनी बी का कितना दिया हुआ है? 60% ऑफ सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो कंट्रीब्यूशन 40% होगा। तो कंट्रीब्यूशन 40% ऑफ सेल्स है, तो 1,05,000 का 40% कितना होता है? 42,000। तो यानी कंट्रीब्यूशन भी मालूम चल गया और DOL मालूम ही है, तो EBIT निकल के आ जाएगा। जैसे EBIT निकल के आया हम लोग फिक्स्ड एक्सपेंस निकाल लेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस ही ज़रूरत था। तो कंपनी ए में हम लोगों को सेल्स नहीं मालूम था तो सेल्स निकाल लिया। कंपनी बी में फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं मालूम था तो वो भी निकाल लिया बाकी सारा डेटा से। तो अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना देंगे। जैसे इनकम स्टेटमेंट बन गया, आंसर हो गया। इस सवाल में पहले आपको बैलेंस शीट दिया है, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है और फिर आपको 4 चीज़ निकालने के लिए कहा है: अर्निंग पर शेयर, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और कॉम्बाइंड लेवरेज। तो आपको जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है ना, ये आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए दिया है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, इनकम टैक्स रेट दिया है और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है। लेकिन सेल्स नहीं दिया है। सेल्स नहीं दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर टर्नओवर रेशियो दिया है, यानी कि सेल्स वाला रेशियो कोई तो दिया है। तो कोई भी सेल्स का रेशियो है उससे हम लोग सेल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वर्किंग नोट में देख सकते हैं आप, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी कोई टर्नओवर रेशियो होता है ना, उसका फॉर्मूला में ऊपर में सेल्स होता है और नीचे में वो होता है। वो मतलब इस केस में वो है एसेट। तो यहाँ टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? जो ऊपर में बैलेंस शीट दिया था वहाँ से मिल जाएगा। करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट टोटल एसेट होता है और टर्नओवर निकालना है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इससे हम लोग का टर्नओवर यानी सेल्स निकलेगा 100 करोड़। जैसे ही सेल्स निकलेगा, अब बाकी डेटा की मदद से हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। और जैसे ही इनकम स्टेटमेंट बना, जो भी रिक्वायरमेंट्स है कैलकुलेशन का वो कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। ये सवाल में आपको A, B और C का इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा है और आपको वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज दिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है, ऑपरेटिंग लेवरेज या फाइनेंशियल लेवरेज दिया है और इनकम टैक्स रेट दिया है। मतलब देखिए कि ना सेल दिया है, ना कंट्रीब्यूशन दिया है और ना ही फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, यानी कि मेन पोर्शन दिया हुआ ही नहीं है। हम लोगों को DOL और DFL का मदद से ही निकालना पड़ेगा। तो DFL का मदद से सबसे पहले हम लोग EBIT और EBT दोनों निकालते हैं। DFL का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। तो EBIT और EBT निकालते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे यहाँ पर भी। कंपनी ए के लिए जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो 3 है, यानी कि EBIT अपॉन EBT 3:1 है। तो EBT को x मान लेंगे, EBIT को 3x मान लेंगे और फार्मूला पुट करेंगे। कौन सा फार्मूला पुट करेंगे? EBIT माइनस इंटरेस्ट इजिकल टू EBT। ये वाला फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा।
इससे x निकल के आया 100, यानी कि EBT 100, तो EBIT कितना होगा 3 इंटू 100, 300। तो इस तरह से ए कंपनी का निकालें हम लोग EBIT और EBT, ऐसे ही बी कंपनी का निकालेंगे, ऐसे ही सी कंपनी का भी निकालेंगे। अब देखिए कि तीनों कंपनी का हम लोगों के पास EBIT आ गया, EBT आ गया। अब EBIT आ गया तो कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे आराम से। तो आप देख सकते हैं कि डॉल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। डॉल तो दिया हुआ ही है तीनों कंपनी का, 5, 6 और 6, और EBIT अभी निकाले हैं, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तीनों कंपनी का। तो अब देखिए जैसे ही कंट्रीब्यूशन आ गया और हम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली हम लोगों को कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज भी दिया है और कंट्रीब्यूशन का अमाउंट भी मालूम चल गया। इससे हम लोग का सेल्स निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी बी का कंट्रीब्यूशन है 2400, और 2400 कितना परसेंटेज डिनोट करता है, 25%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 75% है, तो कंट्रीब्यूशन परसेंट कितना होगा 25%। तो अगर 2400 25% है तो 100% कितना है 9600। इसी तरह से कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीनों का सेल्स निकल के आ जाएगा और कंट्रीब्यूशन तो निकल के आ गया, बचा सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट निकालना। तो फिक्स्ड कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं, EBIT का मदद से ही हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि EBIT मालूम है और कंट्रीब्यूशन भी मालूम है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आराम से आ सकता है। फॉर्मूला में पुट करेंगे आ जाएगा आंसर, फिक्स्ड कॉस्ट भी। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल गया तीनों कंपनी का, कंट्रीब्यूशन भी मिल गया तीनों कंपनी का, और सेल्स भी मिल गया तीनों कंपनी का। इनकम स्टेटमेंट आराम से बन जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे आप एक बार प्रैक्टिस कर ले। इस सवाल में आपको बताना है कि एक कंपनी के पास 2 फाइनेंशियल प्लान है, कौन सा फाइनेंशियल प्लान में कितना DFL निकलेगा वो आपको बताना है। और कंपनी के पास 2 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन में अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट भी लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली EBIT निकालेंगे, दोनों सिचुएशन में कंपनी का क्या EBIT निकलेगा। जैसे हम लोग का दोनों सिचुएशन में कंपनी का EBIT निकल के आ जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों कंडीशन में चारों प्लान में क्या क्या EBT निकल के आएगा, और जैसे EBT निकल के आ गया, EBIT निकल के आ गया, तो DFL निकाल देंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10,000, लेकिन ये इंस्टॉल्ड है, एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और सेल हो रहा है 60%, यानी कि 10,000 यूनिट नहीं बिक रहा है, 6,000 यूनिट बिक रहा है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 रुपया है, तो 6,000 इंटू 30 कर देंगे। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 6,000 इंटू 20 कर देंगे, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट दोनों सिचुएशन में अलग अलग है, 20,000 और 25,000, लेस कर देंगे तो EBIT आ जाएगा। जैसे ही EBIT आया तो हम लोग डॉल का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो डॉल निकल के आ गया। अब हम लोग को DFL निकालना था, तो DFL निकालने के लिए हम लोगों को EBT और EBIT दोनों चाहिए। तो EBT तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर सब चीज़ का चेंज है, और कैपिटल स्ट्रक्चर के वजह से ही इंटरेस्ट डिसाइड होता है। तो 4 सिचुएशन बनता है यहाँ पर। सिचुएशन ए में अगर फाइनेंशियल प्लान XB को लेते हैं तब अलग इंटरेस्ट आएगा, अगर फाइनेंशियल प्लान XM को लेते हैं तो अलग रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार से सिचुएशन बी में अगर फाइनेंशियल प्लान XB को लेते हैं तो अलग होगा, XM को लेते हैं अलग अलग होगा। तो EBIT कैलकुलेट करे थे, लिख दिए हम लोग पूरा में, फिर इंटरेस्ट लेस कर देंगे। कैसे इंटरेस्ट लेस करेंगे, एज़ पर द रिक्वायरमेंट। XB में इक्विटी है 12,000 और डेट है 40,000 का, फिर XM में इक्विटी है 35,000 और डेट है 10,000। उसी प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। जब EBIT से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो EBT मिलेगा, और EBIT भी मिल गया, EBT भी मिल गया, तो DFL निकाल लेंगे। तो दोनों चीज़ निकालना था हम लोगों को, डॉल निकाल लिए, DFL निकाल लिए। इजी सवाल है, एक बार आप देख लें इसे। ये सवाल सिमिलर है, ये सवाल में आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है ABC लिमिटेड का और XYZ लिमिटेड का, और फिर आपको डॉल, DFL, DCL और रिटर्न ऑन इक्विटी सब निकालना है, और फिर बाद में बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट और कौन सा कंपनी ज़्यादा रिस्की है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ अलग है कि यहाँ पर जब ABC लिमिटेड का आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा। पहले सारे क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर आ रहा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आता है तो DFL का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पहले हम लोग DFL का फॉर्मूला क्या लगाते थे, EBIT अपॉन EBT, यानी कि EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर EBIT माइनस इंटरेस्ट सिर्फ नहीं, उसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करेंगे, और जब प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे तो ये तो
पोस्ट टैक्स खर्चा है, इसीलिए इसको प्री टैक्स खर्चा में लाने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे। तो ये फार्मूला बनेगा DFL का। और जैसे ही DFL का फार्मूला चेंज हुआ तो DCL का फार्मूला भी चेंज हो जाएगा जब प्रेफरेंस डिविडेंड रहा। तो कैसे? क्योंकि DCL तो DOL और DFL का मल्टीप्लिकेशन था ना, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा DCL भी। तो ABC लिमिटेड में प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से थोड़ा सा चेंज होगा DFL और DCL। और XYZ लिमिटेड तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही XYZ लिमिटेड का आंसर आएगा। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि देखिए 2 कंपनी दिया और आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा कंपनी जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है और ऐसा कंपनी जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, दोनों एक साथ पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा, जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा तो DFL का फार्मूला चेंज होगा, और जैसे DFL का फार्मूला चेंज होगा तो DCL का फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि DCL क्या था? DFL इंटू DOL। क्या चेंज होता है? हम लोग नॉर्मली DFL में EBIT अपॉन EBT करते हैं, मतलब कि EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। लेकिन जब प्रेफरेंस डिविडेंड आता है तो EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो पोस्ट टैक्स खर्चा है, तो डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस टैक्स रेट, बस, और आंसर आ जाता है। आप इसे एक बार सॉल्व कर लें तो बेटर होगा। और एक सवाल यहाँ पर पूछा था कि इन दोनों कंपनी में से कौन कंपनी ज़्यादा रिस्की है। तो जिसका भी DOL DFL ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा टाइम्स होता है, वो ज़्यादा रिस्की होता है। इसका रीज़न हम लोग समझेंगे। जैसे DOL का मतलब होता है कि कितना परसेंटेज चेंज के वजह से EBIT कितना परसेंट बदलता है। तो ये सब रीज़न को हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कहता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करने के लिए इसके पास 4 प्लान है। तो आपको चारों प्लान को एसेस करके EPS कैलकुलेट करना है और DFL भी निकालना है चारों प्लान का। तो चारों प्लान का हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे और फिर हम लोग DFL और EPS दोनों निकाल लेंगे। दोनों का फार्मूला हम लोगों को आता है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, जब ये लोग का कैलकुलेशन करेंगे, ये लोग का इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। लेकिन प्लान 4 में प्रेफरेंस डिविडेंड है, जिसकी वजह से जब हम लोग DFL निकालेंगे तो प्लान 4 के लिए हम लोगों का DFL का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। नॉर्मली DFL का फार्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, लेकिन प्लान 4 के लिए यहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाएगा DFL का, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। बाकी ये सवाल बहुत सिंपल है, आप एक बार देख लीजिए। इस सवाल में कहता है कि फर्म का सेल है 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 42 लाख, यानी कि कंट्रीब्यूशन होगा 33 लाख, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख, तो 6 लाख को लेस कर देंगे तो EBIT निकल के आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है? 45 लाख का डेट है 9% पर, यानी कि इंटरेस्ट है 4,05,000, तो इसको भी लेस कर देंगे तो EBT निकल के आ जाएगा। अब हम लोगों को 6 सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल में पूछता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट करके कितना कमाए। नेट प्रॉफिट है 22,95,000 और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डेट है 45 लाख का और इक्विटी है 55 लाख का, तो यानी कि 100 लाख पर 22,95,000 कमाया, इतना, इसका मतलब 22.95% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरा सवाल में कहता है कि क्या फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से ज़्यादा हो तो फेवरेबल होता है, तो यहाँ पर फेवरेबल होगा। तीसरा सवाल में आपको कहता है कि क्या एसेट टर्नओवर रेशियो अगर 3 है तो क्या ये सही है। तो अगर एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 से अधिक रहता है तो इट इज़ कंसिडर्ड गुड। चौथा सवाल में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कॉम्बाइंड लेवरेज निकालने के लिए कहा है, तो हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल में कहता है कि अगर सेल 50 लाख हो जाएगा तो न्यू EBIT क्या होगा। तो वापस से इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, सेल लिखेंगे 50 लाख और वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। पहले देख लेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज था पहले वाले से, तो पहले वाले से मालूम चलेगा कि 56% वेरिएबल कॉस्ट है, तो वही वेरिएबल कॉस्ट यहाँ लगा देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो एनीवे सेम रहता है, तो EBIT आ जाएगा। अब लास्ट सवाल में कहता है कि EBIT निकालो जब PBT 0 रहे, यानी कि EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू EBT, और EBT 0 कर दीजिए और देखिए कि EBIT कितना आता है। तो EBIT आएगा 4,05,000, यानी कि 4,05,000 जब EBIT रहेगा
तब हम लोगों का प्रॉफिट जीरो होगा, पीबीटी जीरो होगा। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डॉल का और एक फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका मतलब कि अगर डॉल 6 टाइम्स है तो इसका मतलब ये है कि सेल्स के 1% चेंज होने पर ईबीआईटी 6% चेंज हो जाएगा। अगर डॉल 6 टाइम्स है इसका मतलब ये है कि सेल्स के 1% चेंज होने पे ईबीआईटी 6% चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ होगा डीएफएल के साथ। डीएफएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईएटी, ईबीटी, ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसका ये मतलब कि अगर डीएफएल 2 टाइम्स होता है तो इसका मतलब ये है कि ईबीआईटी के 1% चेंज होने पे ईएटी, ईपीएस 2% से चेंज हो जाएगा। ईबीआईटी के 1% चेंज होने पर ईएटी, ईबीटी, ईपीएस 2% से चेंज हो जाएगा। अब सिंस डीसीएल तो मल्टीप्लिकेशन होता है डॉल का और डीएफएल का, इसीलिए इसका फार्मूला बनता है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईएटी, ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यानी कि सेल्स का 1% चेंज होने पर ईबीटी, ईएटी, ईपीएस कितना परसेंट चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, अगर आपको कहे कि सेल 5% से चेंज हो गया है तो ईपीएस कितना चेंज होगा, तो आप देखिए कि अगर सेल 1% से चेंज हो रहा है तो ईपीएस हमारा 5.69% चेंज होता है, क्योंकि डीसीएल 5.69% है। तो अगर सेल्स 5% से चेंज होगा तो हमारा ईपीएस भी 5 इंटू 5.69% से चेंज होगा, यानी कि 28.45% चेंज हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप देख लेंगे रंजन पेरीवाल सर का वीडियो तो आपको ये वाला चीज़ तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट। इस सवाल में आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दिया है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस दिया हुआ है और आपको डॉल, डीएफएल, डीसीएल निकालने के लिए कहा है। तो डॉल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, डीएफएल का फार्मूला जानते हैं, डीसीएल का फार्मूला जानते हैं, अभी देख करके ही आए, तो वही फार्मूला में पुट कर देंगे, सारा डेटा अवेलेबल है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा।